सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। इस चुनावी सत्र आप देख रहे होंगे कि कुछ महीनों पश्चात चुनाव होने वाले हैं और हमेशा जो है तो हम आपके सामने जो है तो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के आते रहे हैं और इस बार भी हम चुनावी मुद्दों पर, ख़ास तौर पर चुनावी मुद्दों में, जहां पर आप देख रहे होंगे कि एक तरफ क्षेत्र के मुद्दे हैं तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पर एक रोज़गार का मुद्दा ऐसा जहां पर आप देखते हैं कि कोयलांचल नगरी कहे जाने वाले ये क्षेत्र, चाहे जमुना कोतमा क्षेत्र हो चाहे हसदेव क्षेत्र हो, आज देखा जाता है कि लगातार कई वर्षों से एक लड़ाई लड़ी जा रही है जिसमें ठेका मजदूरों का संघर्ष लगातार जारी है। ठेका मजदूरों के लिए जो है तो तमाम कई सारी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। गवर्नमेंट ने भी तरह तरह के नियम, कायदे, कानून सब कुछ बना दिए, लेकिन कहीं आज देखा जाता है कि किसी भी तरह से एक जो प्रयास यहाँ के नेताओं को करना चाहिए था, यहाँ के जो भी हमारे विधायक, नेता, मंत्री, सांसद वगैरह वगैरह जो भी हैं, इन सभी को एक प्रयास करना था, क्योंकि आज एक जो लड़ाई लड़ी जा रही है सिर्फ माजरा इतना है कि हाई पावर कमेटी का पैसा और समयावधि के अनुसार भुगतान और ड्यूटी की जो समय सीमा है उसको लेकर के एक लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ठेका विंग के नेता राजकुमार पुरी जी की, जो कि RCWF से हैं, राजकुमार पुरी जी, आप इस लड़ाई को कब से लड़ रहे हैं? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं राजकुमार जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कम से कम आज ठेका मजदूरों की बातों को आप उठाने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम कम से कम अपनी पीड़ा को बता सकें, जो आज 30 सालों से हम ठेका मजदूर होकर के जो बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस स्थितियों को झेल रहे हैं, कि किस तरह से मतलब इन ठेका मजदूरों को शोषण किया जाता है और कैसे इनके मतलब पूरे जीवन को एक अंधकार में डाल दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस क्षेत्र में 1998 से ठेका मजदूरी कर रहा हूँ। 1998 से जितनी भी कंपनियां हैं यहाँ पर, अब नाम तो बहुत सारे हैं, नाम को छोड़िए, ये जितने भी ठेका में काम चले यहाँ पे, उसमें मैंने काम किया और उस टाइम से लेकर के आज तक की स्थितियों में परिवर्तन के माध्यम से अगर देखा जाए तो जीरो है। जो स्थिति उस टाइम पे थी आज भी वही स्थिति है। अपने लिए अगर आज आवाज़ उठाते हैं तो आप दोषी कहलाते हैं, और यहाँ तक कि आपके साथ शासन प्रशासन के लोग और यहाँ तक कि आपके यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिनको आपने वोट दे करके वहाँ तक पहुँचाया, एक उम्मीद से पहुँचाया कि शायद ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम अगर इनको वोट दे करके और वहाँ तक पहुँचाते हैं तो ये हमारी बात करेंगे और हमारे हित के लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन ज़्यादातर मैं इन 30 सालों में अपने जो अनुभव को मैं बता रहा हूँ आपको, कि इन 30 सालों में मैंने इन चीज़ों को देखा कि हमको अगर इस स्थिति में लाने वाला अगर कोई है तो वो ना तो ठेकेदार है ना मैनेजमेंट है। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि हम जिनको जनप्रतिनिधि बनाते हैं, हम जिनको अपना मुखिया बनाते हैं, जिनका दायित्व तो बनता है कि अगर मैं इस कोतमा विधानसभा क्षेत्र का मुखिया हूँ, अगर लोगों ने मुझे चुन करके यहाँ तक पहुँचाया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वो गरीब आदमी के मुंह से आवाज़ निकले ना निकले, लेकिन उसकी स्थितियों को मैं जब अपने आँखों से देख रहा हूँ तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन अभी तक चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और अन्य जो भी पार्टियां हों, आज तक इस पूरे क्षेत्र में, जमुना कोतमा क्षेत्र, हसदेव क्षेत्र, जोहिला क्षेत्र, विश्रामपुर क्षेत्र, यहाँ तक कि मतलब कहा जाए जितने भी कोल माइंस क्षेत्र हैं, वहाँ कभी किसी पार्टी ने इस बात को जानने का प्रयास नहीं किया कि ये जो ठेका में काम करने वाले लोग हैं, इनका जीवन यापन कैसे होता है, कैसे इनसे काम कराया जाता है, इनके काम की इनको पूरी कीमत इनको दी जाती है या नहीं, इनसे ज़्यादा काम तो नहीं कराया जाता। लेकिन आज तक न तो कोई जनप्रतिनिधि आया और न तो कोई इन चीज़ों के बारे में बात ही किया। हम ठेका मजदूर मिल करके एक संगठन बना करके आज इन चीज़ों को सामने रखते हैं, मैनेजमेंट के, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के। लेकिन ज़्यादातर देखने को यही मिला राजकुमार भैया जी कि हमेशा अगर कोई हमारे इस कहा जाए जो हाई पावर कमेटी का पेमेंट है, जो हमारे 8 घंटे की ड्यूटी है ठेका मजदूरों के लिए, मेडिकल सुविधा मैनेजमेंट खुद मानती है कि इनको मेडिकल सुविधा हम देते हैं। मैनेजमेंट ये भी मानती है कि इनका बोनस पीएफ हम सब देते हैं, इंश्योरेंस का भी एक प्रावधान। एक और कहा जाए तो जब तक
वो व्यक्ति उस खदान में काम कर रहा है, उसकी दुर्घटना बीमा वो भी परमानेंट उसका उसकी भर्ती के बाद से चालू हो जाता है, जो 15 लाख रुपए के एक दुर्घटना बीमा होती है। लेकिन आज तक खदानों में इतने दुर्घटनाएं हुई जिसका रिकॉर्ड ही नहीं बना, क्योंकि खदान में ऐसे लोग काम करते हैं जिनका रिकॉर्ड मेंटेन होता ही नहीं है कभी। तो कहीं ना कहीं ये विडंबना है कि आज हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हम जिनको कहते हैं, जिनको हम वहाँ तक वोट दे करके पहुँचाते हैं कि हमारी समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन ये इनका ध्यान कभी यहाँ तक नहीं गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि हम ठेका मजदूरों के लिए अब देखते हैं कि कौन ऐसा जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, बहुजन का है, या तो एटक का है, सीटू का है, ट्रेड यूनियन के बहुत बड़े बड़े नेता हैं हमारे बीच में जो हमारे ही घर के अगल बगल रहते हैं। उनको सारी स्थितियां मालूम है, क्योंकि हम कहीं बाहर के रहने वाले नहीं, हम इसी क्षेत्र में रहते हैं और वहीं रहते हैं जहां इन जनप्रतिनिधियों का घर है। ये पूरे क्षेत्र की स्थितियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। तो मैं तो चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर हमारे क्षेत्र में आज हजारों ठेका मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, तो ये हमारे जो जनप्रतिनिधि, हमारे जो मुखिया हैं, जिनका दायित्व तो बनता है कि हमारे क्षेत्र में कहीं भी किसी भी गरीब के साथ शोषण नहीं होना चाहिए। और ये सारी सरकारें बोलती हैं, यही बोलती हैं कि अगर हम उस जगह पे आते हैं, अगर हम उस पोजीशन पे आते हैं, तो इस क्षेत्र की गरीबी, इस क्षेत्र का शोषण हम सब दूर करेंगे। लेकिन ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। अब आने वाली स्थितियां कैसी होंगी ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अभी वर्तमान में 30 सालों में जहां तक मेरा अनुभव है, इसमें अभी तक ठेका मजदूरों के लिए कोई सुधार नहीं हुआ। हम लोग आज 2011 से लड़ रहे हैं ठेका मजदूर ही मिल करके, लेकिन उसमें भी बस एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, बस हमको ऐसे ही एक दूसरे के पास भेजा जाता है और उसमें संशोधन के नाम पे सिर्फ संतावना मिला है अभी तक। वर्तमान की क्या स्थितियां हैं, खास तौर पर जैसे कंपनियां अगर आती हैं जी। तो कंपनियों का क्या रवैया है आज वर्तमान में? कितने घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, क्या क्या हिसाब किताब है इनका? वर्तमान में सबसे पहले मैं 2016 में आमाडाण में काम किया करता था। एक कंपनी थी NK भुजानी करके, उसमें माइनिंग रूल के हिसाब से जो पेमेंट बनता था हम लोगों का 558 रुपया हुआ करता था उस टाइम पे। 2016 की बात है। उस टाइम पे 558 में वो कंपनी हमको 12,000 रुपये पेमेंट में काम कराती थी। उस टाइम पे भी 4 से 5,000 रुपये हमारा वो कंपनी खा जाती थी। 12 घंटे काम कराती थी, तो कुछ विरोध किए, फिर उसका सोल्यूशन निकला और 8 घंटे ड्यूटी किए। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति की बात बता दूं कि अभी के डेट में 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, जो कि अभी जैसे राजनगर OCM चालू हुआ, ये 8 घंटे ड्यूटी चल रहा है यहाँ पे। लेकिन HPC लागू अभी यहाँ पे नहीं हो पाया। HPC इसलिए लागू नहीं हो पाया कि कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दबाव, कहीं ना कहीं प्रशासन का कुछ अलग रवैया, इसकी वजह से मज़दूरों को, गरीब आदमी हमेशा बोलने से डरता है। कारण क्योंकि हमेशा उसके सामने उसका पेट आ जाता है और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ये और लोग भी उठाते हैं कि शायद ये बोल नहीं रहे, मतलब कि कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन सब कुछ देखते हैं वो कि तकलीफ़ तो बहुत सारी, लेकिन ये जब तक बोलेंगे नहीं तो करेंगे नहीं। तो हम लोगों ने प्रयास किया बोलने का, तो उसका परिणाम यह है कि इन क्षेत्रों में हम लोगों को काम ही नहीं दिया जाता। हमको अपने अधिकार की बात करने के लिए ये सज़ा दी गई है कि इनको नेता घोषित कर दिया जाए और इनको काम कहीं नहीं मिलना चाहिए। तो स्थितियां अभी आमाडाण में एक JK एसोसिएट करके कंपनी आई हुई है, जो काम अभी चालू किए 1 महीने हो गए उसको। लगभग 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए तो वहाँ, लेकिन अभी 12 घंटे ड्यूटी चल रहा है। HPC लागू होना चाहिए, लेकिन 1 महीने हो गए हैं, अभी कंपनी अपने वर्करों को ये तक नहीं बता पाई कि उनका पेमेंट क्या है। दूसरी चीज़, वहाँ का मैनेजमेंट वो भी आग बंद करके सोया हुआ है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं उन जनप्रतिनिधियों का संरक्षण होता है जिसके कारण ये चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से कभी प्रेशर ही नहीं आता कि नहीं हमारे क्षेत्र में ये क्या हो रहा। जो माइनिंग रूल है, जो सरकार के नियम है, 1988 से ठेका बंद था। 18 फरवरी 2022 को सरकार ने राजपत्र लागू किया। उसमें साफ
साफ अक्षरों में ये लिख दिया कि जो नियमित मजदूर एसीसीएल, जहाँ भी एसीसीएल माइंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की माइंस है, वहाँ पर अगर वो नियमित मजदूर, जो परमानेंट मजदूर जिसको कहते हैं सर, कि ये परमानेंट मजदूर है, सरकारी मजदूर है, जो वो ठेका मजदूर जो काम करता है उस खदान के अंदर, चाहे जो भी काम करता हो, उसका पेमेंट और उसकी व्यवस्था सेम होनी चाहिए। लेकिन आज भी 400-500 रुपये में काम कराया जाता है। समय से 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे की ड्यूटी है तो 12-12 घंटे कराया जाता है। इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने क्षेत्र के जितने मुखिया हैं, मंत्री हैं, हम सबके पास गए, अपनी गुहार लगाए, उनको आवेदन दिए कि सर इन पे कुछ तो कार्रवाई करिए, ताकि आपके क्षेत्र के ये कम से कम ये जो हमारे जैसे हज़ारों ठेका मजदूर हैं जो आज मतलब कहा जाए काम करने के बाद भी जीने के अच्छी कंडीशन में नहीं है, एक अच्छा जीवन अपन नहीं जी सकते, 2 टाइम का अच्छा खाना नहीं खा सकते, काम तो हम ज़रूरत से ज़्यादा करते, लेकिन शायद इस क्षेत्र में कोई ऐसा अभी तक मिला ही नहीं जो सुन सके हमारी इन परेशानियों को। देखिए, हमारे क्षेत्र में जो है तो काफ़ी सारे ट्रेड यूनियन के नेता भी हैं, जी, है ना। जी। तो क्या आपकी मुलाकात कभी किसी ऐसे ट्रेड यूनियन के नेता से हुई जो वाकई में जो है तो यहाँ पर काबिल कार रहा हो, सिद्ध किया हो उसने कि नहीं वाकई में जो है तो कंपनी के उसमें खिलाफ जो है तो लड़ाई लड़ी हो? एक मैं आपको बताना चाहूँगा, 2014 की बात है। उस टाइम पे 2014 या 13, मैं कंफर्म नहीं बता सकता आपको, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है डेट के बारे में, सन के बारे में। लेकिन उस टाइम पे एक महेश श्रीवास्तव करके थे, वो ट्रेड यूनियन के मुखिया थे उस टाइम पे। उनका भरपूर सहयोग हम लोगों को मिला और उनके सहयोग से हम लोगों ने मैनेजमेंट से लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद हमको उस टाइम पे 8 घंटे की ड्यूटी भी दिया गया। 26 दिन जो माइनिंग रूल है उसके हिसाब से हम लोगों की ड्यूटी होती थी। और जो अभी माइनिंग रूल जो परमानेंट रेगुलर चलना ही चाहिए, जैसे एमटीके में बिना हाजिरी लगाए, सबसे बड़ी विडंबना की बात क्या है कि मैनेजमेंट जो है ये सबसे बड़ी गलती कहाँ पर करता है कि ये बिना ऑथराइजेशन किसी को भी खदान में घुसेड़ देता है, जबकि जब तक वो जो उसका हाजिरी घर है वहाँ पर उसका अटेंडेंस नहीं लगता तो वो खदान के अंदर नहीं जा सकता। उस टाइम पे वही एक ऐसे व्यक्ति थे, एक महान व्यक्ति, जिनको मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रेड यूनियन में जितने भी ये 4-5 ट्रेड यूनियन चल रहे हैं, इनमें अभी तक मैंने क्या मतलब शायद लगता है कि इससे पहले या इसके बाद भी वैसा व्यक्ति, ऐसा महान पुरुष जो गरीबों के लिए लड़ता हो, दोबारा नहीं मिलेगा। एक ही थे वो महेश श्रीवास्तव जी, जिनके रहते अपने को उस खदान में बोनस, पीएफ कहा जाए, सारी चीज़ों का व्यवस्था मिला। 26 दिन ड्यूटी करते थे, एक छुट्टी मिलता था, ठेका ही मजदूर थे उस टाइम पे भी। लेकिन आज की स्थिति ठेका मजदूरों के देख लीजिए, आज भी वो ट्रेड यूनियन वहीं पे हैं, स्थापित हैं, लेकिन स्थितियाँ कितनी बदल गई। सिर्फ एक अच्छे व्यक्तित्व का आदमी आज वहाँ पर ना रहने की वजह से आज स्थितियाँ इतनी गंभीर हो गई कि जो चालू हो गया था, लागू हो गया था, आज वो बंद हो गया, लेकिन कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं आया कि फिर से उन चीज़ों को दोबारा चालू करा सके। अभी जैसे देखिए, क्या कॉलरी के जो भी जी। बड़े कार्यालय हैं वहाँ पर एक मीटिंग रखी जाती है JCBBI की, तो ये जो मेंबरशिप है और इनका जो सिस्टम चलता है, तो इसमें आप लोगों का भी जो संगठन है RCWF, क्या ये उस पायदान तक पहुँच पाया? क्या किसी मीटिंग में बुलाया जाता है आप लोगों को? नहीं सर, क्या था कि RCWF एक कुछ ऐसे विवादों की वजह से फंसा हुआ था कोर्ट पे, जिसका डेट आने में थोड़ा सा ये कोरोना काल में टाइम लग गया। आज हम JBCCI की मीटिंग में हमको नहीं बुलाया जाता, लेकिन जैसे ही ये डेट मिलेगा और ये डेट मिलने के बाद ये ज़रूर फाइनल हो जाएगा कि हम भी कल JBCCI की मीटिंग में बैठेंगे और अपने मुद्दों को रखेंगे। उसके लिए थोड़ा सा विलम्ब है, लेकिन अपन चाहते हैं कि ये जो अभी वर्तमान में ट्रेड यूनियन है, इतने सारे 4 से 5 ट्रेड यूनियन है, परमानेंट मजदूरों की क्या समस्या? उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं। तो फिर ये जो 5 ट्रेड यूनियन है, तो इनके लिए और कौन काम सा बचता है? और कोई काम बचता है वहाँ पे? तो फिर ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो ठेका मजदूरों का, इस पे काम क्यों नहीं करते? इनके लिए क्यों नहीं लड़ते? क्या परेशानी है इनको? ऐसा कहीं इनको ये डर तो नहीं है
कि हम मैनेजमेंट के अंडर में काम करते हैं, अगर हम इनका विरोध करेंगे तो ये कल हमारा ट्रांसफ़र करा देंगे कोरबा। तो इस डर से ये हजारों ठेका मजदूरों के साथ शोषण होने देते हैं और चैन से देखते रहते हैं। एक ही ट्रेड यूनियन का व्यक्ति था, वो थे महर्षि श्रीवास्तव जी, जिनको ये पसंद नहीं था और उनके रहते उस खदान में वो व्यवस्था थी। लेकिन आज उन्हीं के जगह पे कोई और बैठा है तो क्यों नहीं है वो व्यवस्था? संगठन भी वही है, लोग भी वही हैं, वो भी अच्छे से जानते हैं कि वो कौन थे, उनके साथ वो भी उस टाइम पे थे। तो आज क्यों नहीं हो सकता? फिर क्यों नहीं हो रहा है? आज 12 घंटे क्यों चल रहा है हमारा? वहाँ एसपीसी क्यों नहीं लागू हो रहा है? हम मजदूर कितना लड़ेंगे? हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन हमको तो आज वंचित कर दिया गया काम से। लेकिन जिनके पास अथराइजेशन है, जो JBCCI की मीटिंग में बैठ करके सिर्फ एक बार इस मुद्दे को उठा दिए कि जो माइनिंग रूल लागू है वो उस खदान में क्यों नहीं लागू है, तो उन अधिकारियों को मानना पड़ेगा। लेकिन ये कभी इन मुद्दों को उठाते ही नहीं। हमारे पास आते हैं तो बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन जहाँ बोलना है वहाँ बोलिए, आप वहाँ बोलेंगे तब जाके हमारा भला होगा, हमारे पास बोलने से भला नहीं होगा। इस चुनावी सत्र जो है, देखिए, चाहे नेताओं की भीड़ है जी, काफ़ी सारे प्रत्याशी मैदान में हों, क्योंकि कोतमा विधानसभा जी, एक ऐसा विधानसभा जो सामान्य सीट पूरे शहडोल संभाग की इकलौती सीट। जी। चलिए, खैर, अपन तो पूरे ज़िले की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि क्या आप लोग क्या उम्मीद करते हैं नेताओं से, खासतौर पर चुनाव लड़ने वाले लोगों से, जिनको विधानसभा का चुनाव लड़ना है? जहाँ तक मैं अब पूरे कहा जाए तो प्रदेश की बात अगर करना चाहूँगा तो उतना जानकारी तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा पूरे प्रदेश की, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ बता पाऊँगा। मैं तो ऐसे नेता का ही चुनाव करूँगा जो आज हजारों मजदूर जो इस क्षेत्र में कहा जाए तो अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिसके लिए न तो सरकारी फंड की ज़रूरत है, न सरकारी पावर की ज़रूरत है, न सरकारी ताकत, और न तो सरकारी ये जितने भी विभाग हैं इनकी ज़रूरत पड़नी है। सिर्फ एक अच्छा जनप्रतिनिधि सिर्फ खड़ा होकर के ये बोल दे उनसे कि ये जो माइनिंग रूल है, जो सरकार के नियम है, जिसको सांसद से पास करके हमने आप तक भेजा है, बस उसी हिसाब से चलेगा। सिर्फ लागू करवाना है, सिर्फ मतलब कहा जाए जो चीज़ें पास हो चुकी हैं उनको ज़मीनी स्तर पे उन मजदूरों तक सिर्फ पहुंचाना है, लागू कराना है, सिर्फ इतना करना है और कुछ भी नहीं करना। तो हम तो ऐसे ही पार्टियों को समर्थन करना चाहेंगे जो ये हजारों परिवार जो आज दुखी हैं उनके बारे में सोचे, जिसमें कहीं से भी कोई सरकारी फंड नहीं लगना है, सरकारी ताकत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको अपने पद का और अपने कहा जाए तो गरिमा का उनको सिर्फ सामने प्रेजेंटेशन देना है कि जो सिस्टम हमने लागू किया उसी हिसाब से ये खदान चलेगा। ये आज हजारों मजदूर, अब हजारों मजदूर के पीछे जुड़े हुए 2 से 4 परिवार, मतलब कहा जाए कई हजार लोगों का जीवन एक अच्छे स्तर पे और एक अच्छा भविष्य उनके लिए बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। और ये जो ठेका मजदूरों की लड़ाई है, कहीं ना कहीं पर वाकई में आज देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पर विषम परिस्थितियों का जो है तो ठेका मजदूरों को सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो नियम कायदे कानून बनाए गए, अगर वो आज लागू होते तो कहीं ना कहीं पर आज इन मजदूरों को बाहर काम करने के लिए नहीं जाना होता, आज सभी के सभी लोग यहाँ पर होते। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे क्षेत्र के जो भी मजदूर हैं वो कहीं ना कहीं पर बाहर किसी अन्य प्रदेश में काम कर रहे होते हैं, कारण सिर्फ मजबूरी, घर परिवार की। दूसरा, यहाँ पर यह देखा जाता है कि सारे नियम कायदे कानून कहीं ना कहीं पर सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह गए हैं। और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, खासतौर पर जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जिनके हाथों में सत्ता है, सरकार है, सब कुछ है, और विधानसभा तक चाहे तो आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन कभी उन्होंने उठाने का प्रयास किया ही नहीं। आज देख लीजिए, वर्तमान की स्थिति यह है कि बैनर पोस्टर तले पूरी राजनीति चल रही है, बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, लेकिन मुद्दों की अगर बात आती है तो एक भी नेता सामने नज़र नहीं आता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ चुनाव लड़ने तक ही सारी चीज़ें सीमित रह गई हैं? क्या इस क्षेत्र के लोग मायने नहीं रखते? इस क्षेत्र का मजदूर मायने नहीं रखता? उल्टा ये देखा जाता है कि जब चुनाव का समय आता है तो उसी ठेका मजदूर को या उसी मजदूर को जो कहीं ना कहीं अन्य किसी राज्य में काम कर रहा होता है, उसे बाकायदा किराया भाड़ा दे करके बुलाया जाता है। आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते कि वो मजदूर यहीं रहे, यहीं रोज़गार करे, यहीं अपनी रोजी रोटी चलाए और अपना घर परिवार चलाए? तो चलिए, ये थी आज की हमारी कुछ खास चर्चाएँ।
इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।